हितेश वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है मैंने बेमेल मानवी से विवाह। कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है, मैं अभी नहीं ला सकती। सास बोली, ला नहीं सकती तो खाएगी क्या? मानवी अंदर बाहर आ जाकर बातचीत जारी रखे थी। फिर भुट्टे आए भी और मैंने बेशर्मी से खाए भी। आप सोच सकती हैं दीदी, मैं कभी ऐसी हो जाऊंगी। 3-4 दिन तक मेरे जहन में उसकी ही बातें घूमती रही। उसने जब भी फोन पर बात होती वह अपने अंदर का भरा सारा गुबार उड़ेल देती। कई बातें ऐसे भी होती जो आमने सामने उसे कहने और मुझे सुनने में संकोच हो सकता था। आखिर वह मुझसे काफी छोटी है। फोन पर न मैं उसका शर्मसार चेहरा देख सकती थी, न वह मेरा। रजनी नंदिता की छोटी बहन है और नंदिता बचपन की मेरी सहेली। रजनी मेरे सामने बड़ी हुई, बहनों में सबसे छोटी। उसके जन्म के बाद भाई के जन्म के कारण परिवार की वह लाडली बन गई। रूप, गुण, अभिजात्य, संस्कार, शिक्षा, खानदान व पैसा, ये 7 गुण ही तो देखते हैं लड़की में। और रजनी इन 7 गुणों में श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ कही जा सकती है। लड़कों में तो गुण देखने का चलन ही नहीं है। अगर होता तो विशाल के 7 खाने खा ली। लड़की सुंदर हो, फिर सामान्य से भी कम दिखने वाला पति मिले तो समस्या खड़ी हो सकती है। शायद यह किसी ने नहीं सोचा। फिर न उसका काम के प्रति कोई लगाव, न महत्वाकांक्षा और स्वभाव, संस्कार, शिक्षा की तो बात करना ही बेमानी। उसका क्रोध ऐसा कि 30 दिन घर में आतंक छाया रहता। कभी मम्मी पापा के साथ तो कभी बहनों के साथ, तो कभी नौकरों या पड़ोसियों के साथ। रजनी के आने के बाद सारा कहर उस पर बरसने लगा। मैं अक्सर सोचती, रजनी के घर वालों को विशाल में क्या खूबी दिखी। संपन्न घर का इकलौता बेटा, घर, गाड़ी अर्थात भविष्य सुरक्षित। मगर रजनी जैसी लड़की को क्या इन सब की कभी कोई कमी हो सकती थी? विशाल के स्वभाव से परेशान उसके मम्मी पापा ने सोचा था कि समझदार सुंदर लड़की आकर उसे सही रास्ते पर ले आएगी, परंतु शादी के बाद स्थिति इतनी विकट हो जाएगी, इसका अनुमान तक वे नहीं लगा सके थे। अब विशाल के जुल्म सितम का निशाना थी वह पराई लड़की, जो शादी के इतने वर्षों बाद भी किसी की भी अपनी नहीं हो सकी थी। हाँ, विगत 8-9 वर्षों के वैवाहिक जीवन में उसके खाते में छोटी उम्र में उच्च रक्तचाप जैसा रोग और 8 वर्ष की प्यारी सी बेटी मानवी, ये दोनों ही जुड़ पाए थे। इतने वर्षों बाद अनचाही ही सही, फिर गर्भ का अंदेशा हुआ तो घबरा गई थी रजनी। खुद को सामान्य करने में उसे बहुत वक्त लगा था। बड़ी मुश्किल से बीते थे वे 8 महीने, और उसका अंत भी क्या कम जानलेवा था। प्रसव के लिए दिल्ली अपने मायके चली गई थी। डॉक्टर मम्मी पापा पर बरस पड़ी थी। इस बार लड़की बच गई है, चाहते हैं कि वह स्वस्थ हो सके तो कृपया उसकी समस्याएं सुलझाएं, नहीं तो मर जाएगी वह। इतना हाई ब्लड प्रेशर छोटी उम्र में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके मम्मी पापा कांप उठे थे। रजनी ससुराल से दिल्ली आती तब उसका उदास चेहरा, सूनी आंखें व विशाल के फोन आते ही कांप उठना। पर उससे इतना भर जानना कि विशाल क्रोधी स्वभाव का है और मानसिक रोगी भी है। कई कुंठाएं पाल रखी है उसने। डॉक्टर कहती है कि उसकी समस्याएं सुलझाए। रजनी की तकलीफों का निवारण अलगाव से हो सकता है। विशाल से अलगाव का अर्थ है रजनी व नन्ही मानवी का भविष्य, अकेलापन, लोगों की उठती उंगलियां, उससे उपजा नया तनाव। रजनी के मम्मी पापा अपनी बेटी के दुख में घुलते जा रहे थे। उसकी पूरी त्रासदी के लिए स्वयं को दोषी ठहरा रहे थे, परंतु कोई आर पार का कदम उठा लेने जैसा निर्णय नहीं कर पाते थे। मेरी नंदिता से इस बारे में अक्सर बहस होती। उसके पापा का अपने परिवार तथा व्यवसाय क्षेत्र में बहुत नाम था, पर रजनी का प्रकरण न सुलझा पाने के पीछे यह बात भी रही हो कि उनके बेदाग घराने पर एक दाग लग जाएगा कि एक बेटी वापस आ गई ससुराल से। कमोवेश ऐसे आदर्शवादी और परंपरावादी संस्कारों के परिवेश में रजनी पली थी, तभी वह सह रही थी। शुरू में उसने विशाल को समझाने की, वश में करने की बड़ी कोशिशें की, मगर नाकाम रही और फिर हताश हो गई। पिछली बार मैं दिल्ली गई तो उसके पापा ने मुझे फोन करके बुलाया था। वे रजनी के बारे में मुझसे बात करना चाहते थे। मैं नंदिता से मिलने कई बार उसके घर गई थी, पर अंकल आंटी से बस औपचारिक नमस्ते ही होता था। रजनी के जीवन से परिचित होने पर मुझे भी उन पर एक खींच सी थी। अंदर ही अंदर अच्छी भली लड़की को डुबा देने की बात कौंधती थी। अंजलि, तुम्हारी रजनी से अक्सर बातें होती है। आखिर विशाल चाहता क्या है, क्यों नहीं पड़ती दोनों में, तुम्हें क्या लगता है? अंकल ने पूछा। अंकल, यह सवाल ही गलत है कि विशाल चाहता क्या है। एक बिगड़ा बच्चा जो चाहे उसे देते चले जाना कि बवाल न मचाए, क्या ठीक है? विशाल चाहता क्या है या तो स्वयं विशाल को खुद नहीं पता, न उसके माता पिता को। जहाँ तक रजनी से न पटने की बात है,
तो इसके कई मनोवैज्ञानिक कारण हैं। मुझे कहने में संकोच होता है। नहीं, तुम खुलकर कहो बेटी। अंकल जब रजनी के शादी के बाद पहली बार मुंबई गई तो दोनों के रूप रंग के अंतर को देखकर व्यक्ति चौंकता था कि ऐसे लंगूर के हाथ हूर कैसे लग गई। विशाल को लगा कि लोग उसका अपमान कर रहे हैं। फिर हीनता का बोध होते ही वह जब तब अन्य लोगों के सामने बेवजह रजनी को फटकारने का कोई मौका नहीं चूकता। वह उसे पाँव की नोक पर रखता। रजनी उसके एक धमक से थर-थर कांप जाती। अपने पुरुष अहम को तृप्त करने के लिए चीखते चिल्लाते हुए जब भूल ही जाता था कि पति पत्नी के रिश्ते की सारी आर्द्रता वह सोखता जा रहा है। 2 मिनट उससे बात करते ही उसकी मानसिक अस्थिरता का जायजा मिल जाता है। ना जाने आपको कैसे, माफ कीजिएगा मुझे यह नहीं कहना चाहिए। नहीं बेटी, तुम ठीक कह रही हो। उस वक्त सोचा हमने भी था कि वह रूप रंग व्यक्तित्व में रजनी की जोड़ी का नहीं है, परंतु स्वभाव ऐसा होगा यह कैसे मालूम होता। नहीं अंकल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पर ही लिखा होता है कि वे क्या है। विशाल उनमें से एक है। आप उसे किस तरह नहीं समझ पाए। यह ठीक है कि रूप रंग विशेष अर्थ नहीं रखते, मगर वह एक मानसिक रोगी है। उसे किसी अच्छे मनोचिकित्सक की जरूरत है। हो सकता है कि वह ठीक भी हो जाए, परंतु इसके लिए जरूरी है कि पहले वह खुद उसके और उसके माता पिता यह जाने कि तकलीफ क्या है और कहाँ है। हमने तो रजनी को हमेशा शांत रहने व समझौता करने की सीख दी है अंजलि, ताकि बात ज्यादा न बढ़े। यही गलत कर रहे हैं आप। समझौता और सहने की घुट्टी पिला पिलाकर लोग लड़कियों को नकारा बना डालते हैं। उन्हें स्वयं अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं रहता। प्रत्येक जायज नाजायज बात पर शांत रहने व समझौता करते जाने के नतीजे देखे आपने। विशाल और उग्र होता गया और रजनी बीमार। दरअसल रजनी मुझे छोटी बहन जैसी है, इसलिए जानती हूँ। क्षमा करे, मुझे न चाहते हुए भी अप्रिय कहना पड़ा। नहीं अंजलि, ऐसा मत सोचो। हमने खुद तुमसे सलाह मांगी है। समस्या सुलझाने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर तुम क्या सोचती हो? क्या खुलकर कह सकती हो? भूल तो हमसे हुई है, इतना तो हम भी जानते हैं बेटी। अंकल, रजनी की समस्या बड़ी बारीकी से मैंने समझा है। उसके कई कारण हो सकते हैं, किंतु समाधान सिर्फ 2 है। पहला, विशाल का इलाज करवाना, जिसकी संभावना कम से कम मुझे तो दूर दूर तक नजर नहीं आती। दूसरा है रजनी के जीवन के बारे में कोई ठोस कदम उठाना। पहला उपाय विशाल और उसके माता पिता के पास है, दूसरा आपके पास। वे अपने बेटे बहू का सुखी दाम्पत्य चाहते होते तो यह काम बहुत पहले हो चुका होता। परोक्ष रूप से ही सही उन्होंने स्थिति को सुलझाने की जगह उसे और जटिल बनाया है। दूसरा उपाय करने के लिए बहुत सा साहस और दृढ़ निश्चय चाहिए। अंजलि, तुम अपनी से न लगती तो क्या हम तुमसे सलाह करते? हाँ, परसों नंदिता बेंगलुरु से आ रही है, तब जरूर आना बेटी। नंदिता के आते ही आप फोन कर दीजिएगा। नंदिता आते ही मुझसे मिलने आ पहुंची। वहाँ उसने अपना अधूरा फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पूरा करके एक छोटा सा बुटीक खोल लिया था, जो खूब चलने लगा था। सफलता का नूर उसके चेहरे को दमका रहा था। अंजलि, कैसे हो भाई? अच्छा हुआ जो दिल्ली में मिल गई, वरना तुमसे मिलने मुंबई आना पड़ता। कितनी बार आई मुंबई, बता तो जरा सच। इस बार मन बना लिया था कि जाना ही है। खैर, सुना हमारी रजनी की क्या हाल है? इस हादसे के बाद विशाल साहब का फुफकारना कम हुआ या नहीं? कुछ सबक लिया या वैसे ही है? खुद को कसूरवार मानकर कुछ तो पछता रहे होंगे। तुम भी नंदिता, आशावादी होना ठीक है, मगर किसी चमत्कार की आशा लगा लेना मूर्खता है। मैंने तो पिछली बार ही बताया था कि वहाँ स्थिति के बदलाव की गुंजाइश नहीं है। फिर भी तुम लोग किस भ्रम में हो अब तक? ओह, चहकती नंदिता बूझ-सी गई। अभी 3 महीने पहले ही तो रजनी ने मृत बच्चे को जन्म दिया था। नंदिता, यहाँ आने से 2 दिन पहले मेरी रजनी से बात हुई थी। उसे मैंने नहीं बताया कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, तो शायद ही वह मुझसे कुछ बताती। वह भी कहाँ चाहती है कि उसकी तपिश की आँच यहाँ तक पहुँचे। क्या कह रही थी? नंदिता की आंखें डबडबा गई। कह रही थी, दीदी, जिस आदमी से लेस मात्र भी प्यार न हो, उसके साथ पूरा जीवन काटना कितनी बड़ी सजा है। मैंने भी उससे यही पूछा कि बच्चे की मौत से विशाल को कुछ धक्का लगा क्या? तो बोली कि पता नहीं, पर रंग ढंग वही के वही है। घर में पैर रखते मेरे तो हाथ पैर फूल जाते हैं, धड़कनें तेज हो जाती है, कभी हाथ से कुछ गिरता है, कभी कुछ। दीदी, क्या करूं? औरतें शाम को पति के आने का इंतजार करती है, और सच कहूं तो मैं सुबह उसके जाने का। जब तक वह घर में रहता है मुझ पर दहशत छाई रहती है, कोई काम ढंग से नहीं कर पाती। नंदिता के कोपलों पर भी आंसू बह चले। वह फिर बोली, मानवी की क्या हाल चाल है अंजू? रजनी ही कह रही थी कि मानवी सब समझने लगी है, पापा से थर थर कांपती है।
बहुत अंतर्मुखी होती जा रही है। पिछले दिनों विशाल दहाड़ते हुए रजनी पर हाथ उठाने को आगे बढ़ा तो वह एकदम सिटपिटा गई। बाद में पूछा था कि मम्मा, हस्बैंड लोग ऐसे ही होते हैं क्या? अनजाने ही मासूम बच्ची अपनी माँ के हिस्से की पीड़ा भुगत रही है कच्ची उम्र में। अंजू, बहुत पहले हम सभी भाई बहनों की जन्म कुंडलियाँ पापा ने किसी पंडित को दिखाई थी। जानती हो रजनी के लिए वह क्या बोला था कि यह लड़की कभी जमीन पर पाँव नहीं रखेगी, रानी बनकर राज करेगी। फिर विशाल की कुंडली के साथ रजनी की कुंडली उसी से मिलाते वक्त कहा था कि ऐसा संयोग कम देखने को मिलता है। तभी मम्मी पापा का इस रिश्ते को करने का पूरा मन बन गया था, जबकि पहले विशाल कम ही अच्छा लगा था। अच्छा तो यह बात थी। चौंकने की बारी अब मेरी थी। तभी आज तक मैं यह गुत्थी नहीं सुलझा पा रही थी कि यह रिश्ता हुआ कैसे, क्यों हुआ। अच्छी राजरानी बना के रखा उसने रजनी को, और राजपाट भी कैसा कि एक पैसा कभी मन से खर्च नहीं किया होगा। बोलने तक की तो इजाजत है नहीं। पंडित हाथ की रेखा को ठीक से पढ़ना नहीं जानता था, न मिलाना जानता था जन्म कुंडलियों के ग्रह गोचरों को, पर चेहरे पढ़ना जरूर जानता होगा। तभी रजनी के रूप और उसके पापा के अभिजात्य को देख राजरानी बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। संभावना भी वही थी। कोई भी सामान्य ज्ञान रखने वाला पाखंडी पंडित वही कहता। उसमें अनहोनी क्या थी? अनहोनी तो यह थी जो घट रही है। विशाल को उसके रूप, रंग, काम, धंधे, स्वभाव, संस्कार की कसौटी पर परखा जाता तो वह धुंध साफ हो सकती थी, मगर पंडित के दिखाए भविष्य के सतरंगे सपने ने ऐसा भ्रमित किया कि जो बेनूर बदरंग रंग सामने थे वे भी नजर नहीं आए। दिल्ली में नंदिता से इस मुलाकात के बाद में 3 साल से अधिक हुए उससे नहीं मिल पाई। मुंबई पहुंचते ही राजू के फर्म ने मुझे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। हम उधर चले गए। रजनी से जाते वक्त फोन पर बात की तो उसे बड़ी हताशा हुई। इस शहर में एक मैं ही थी जिसके आगे कभी कभार वह अपने भारी मन को कह सुनकर हल्का कर लिया करती थी। मैं जब दिल्ली लौटी तो पता चला कि नंदिता और रजनी यही है, भाई की शादी पर आई हुई है। तो नवीन इतना बड़ा हो गया, शादी हो रही उसकी। दोपहर को नंदिता और रजनी मुझे लेने आ पहुंची। यह रजनी थी, कायाकल्प हो गया था उसका, चहक रही थी। आवाज में भरपूर आत्मविश्वास उसकी सुंदरता को बढ़ा रहा था, पर आंखों के कोनों में पसरा हल्का सूनापन मुझसे छिपा नहीं रहा। इस पर भी उसका पूरा व्यक्तित्व बदला सा था। स्वस्थ, स्मार्ट, में हैरत से उसे ही देखे जा रही थी। बिना कुछ बोले आगे बढ़कर मेरा हाथ दबाते वही बोली, दीदी, रजनी के इस रूप को देखकर चौंक गई ना। मैंने अपना दुखड़ा आपके सामने खूब रोया। क्या बाकी की कहानी नहीं सुनना चाहेंगे? ओह रजनी, जरूर सुनूंगी, बल्कि सच कहूँ तो तुम्हें देखकर आश्चर्य तो हो रहा है, साथ ही इतनी खुशी हो रही है जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। मैं समझ सकती हूँ दीदी, आपने उन दिनों मुझे कितना सहारा दिया, मैं इसे क्या भूल सकती हूँ। हट पगली, दीदी भी कहती। और तो चल अंजू, आज जी भरकर तेरी बातें करेंगे। कल से शादी की गहमा गहमी में, रिश्तेदारों की भीड़ में एकांत नहीं मिल पाएगा। नंदिता बोली, जो रजनी ने बताया सच में वह किसी नाटक जैसे था। दीदी, नवीन मुंबई आया था अपने किसी काम से। फोन खराब होने के कारण उसके आने की सूचना नहीं मिली थी। अचानक पहुंचा। घर का दरवाजा भी अंदर से बंद नहीं था। अंदर कदम रखते उसके मुंह पर विशाल द्वारा फेंका गया मानवी का ड्रेस पड़ा और कानों में पड़ी उसकी फुफकार। इस तरह की खुली स्लीवलेस ड्रेस मानवी को पहनाओगी? पूरे कंधे पीठ खुली, समझती क्या हो अपने आप को? कुछ शऊर है? कहा किसने था उसके कपड़े लाने को? इतने तो पड़े हैं। एक ही बात को लगभग दहाड़ते हुए दोहरा रहा था। चेहरा गुस्से में लाल पड़ गया था। सामने रजनी मूर्ति बनी भावहीन खड़ी थी। मानवी कांप रही थी। धृतराष्ट्र और गंधारी बने सास ससुर घर को कुरुक्षेत्र बना देख अनदेखा करते अपने कमरे में बैठे थे। उनकी लीजा हमेशा का जाना पहचाना दृश्य था। नवीन को देख एक बार की विशाल सख्ते में आ गया। क्या हुआ? उसका इतना पूछना भर था कि विशाल 2 कोने वेग से गरजने लगा। अपने इस बेवकूफ बहन से पूछो, कोई काम ढंग से नहीं करती, इसको मना किया हुआ है, फिर भी ऐसा बेहुदा ड्रेस लाई है। कहने को उसके पास क्या था? तिल को ताड़ बना देने की आदत के पीछे चोट उसके अहमग्रस्त वजूद पर इतनी सी बात से लग गई कि रजनी अपने मन से एक कपड़ा भी बेटी के लिए क्यों ले आई। 8 साल की बच्ची के लिए स्लीवलेस कपड़े में उसे क्या बुराई नजर आ गई। मानवी के हाथ से झपटकर ड्रेस को रजनी के मुंह पर मारा था। बीच में आ गया नवीन। साले साहब का इस तरह स्वागत सत्कार हुआ। जुआ नवीन का इससे खून गर्म होना लाजमी था। अपनी प्यारी बहन को बेवकूफ और ना जाने किन के शब्दों से नवाजा जाना सहन नहीं कर पाया। उस समय वह ज्यादा कुछ नहीं बोला, पर नीचे जाकर अपने पापा को फोन किया।
पापा, मैं रजनी दीदी को अपने साथ ला रहा हूँ। क्या बात हो गई? वह ठीक तो है ना? वह सब बातें वहीं आकर होगी पापा। बेटा, आखिर कुछ कहो भी, हुआ क्या आखिर? क्या कहूँ, जीजा जी का जो रंग मैंने जहाँ देखा, बस कैसे बताओ। सुनो नवीन, मैं रात की फ्लाइट से आ रहा हूँ, तब तक कुछ मत कहना। वापस ऊपर बहन के पास आया तब तक विशाल जा चुका था। रजनी के ससुर नवीन के पास बैठे सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे। शर्मिंदगी का स्याह रंग पुता था उनके चेहरे पर। सम्राट पर्दे के पीछे छिपा बदरंग रूप सामने आ चुका था। इतना होने पर भी रजनी ने भाई के पसंद का खाना बनाया, पास बैठकर मनोहार कर खिलाया। जब वही रजनी थी जिससे कोई ऊंची आवाज में कोई कुछ कह देता तो रूठ जाती, खाना नहीं खाती थी, सहते सहते संवेदना शून्य हो गई थी। पापा शाम को आकर होटल में रुके और फोन कर नवीन को बुलाया। उसने जो कुछ हुआ सब बताया। पापा, सुनने में मामूली बात लगेगी, किंतु उस वक्त जीजा जी का जो रूप मैंने देखा, मैं तो डर गया। दीदी कैसे सहती होगी? अनायास ही हाथ सूजे चेहरे पर चला गया। पापा ने भी देखा, सहलाया, फिर गंभीर हो गए। दूसरे दिन रजनी को घुमाने के बहाने होटल में ले आया। पापा को देखकर चौंकी थी रजनी। पापा का उदास खेला चेहरा देख ग्लानि से भर उठी। उफ, उस दिन दरवाजा बंद होता तो कम से कम यह सब न होता, किसी को कुछ पता नहीं चलता। फिर नवीन की जिद के कारण पापा रजनी के ससुर से और विशाल से मिलने पहुंचे। इतने वर्षों में कभी किसी तरह का उल्हाना न देने वाले और हमेशा बेहद विनम्रता व शालीनता से पेश आने वाले समधी ने जब नवीन के साथ ऑफिस में प्रवेश किया तो दोनों बाप बेटे सिटपिटा गए। गंभीर व दृढ़ शब्दों में रजनी के पापा ने दो बातें सामने रखी कि या तो रजनी को यहाँ किसी काम में लगाकर व्यस्त रखा जाए या फिर वे उसे साथ दिल्ली ले जाकर कुछ करवाएंगे। वे नहीं चाहते कि लगातार के तनाव से उनकी बेटी बिस्तर पकड़ ले। न विशाल का कोई दोस्त बताया, न समधी को कोई उल्हाना दिया। उनके ठहरे हुए शब्दों की गूंज ऐसी थी कि दोनों बाप बेटे के पास एक विकल्प चुनने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं बचा था। तब स्नातक के बाद की गई रजनी की मॉन्टेसरी ट्रेनिंग की AMI की डिग्री काम आई। नवीन और पापा ने जगह लेने से लेकर उसे व्यवस्थित करने, रजिस्ट्रेशन करवाने, विज्ञापन देने, फर्नीचर बनवाने और अनेक छोटे बड़े काम वहीं रहकर अपनी देखरेख में पूरे करवाए। दोनों ने तय कर लिया था कि चाहे कितना भी समय लगे, रजनी का स्कूल शुरू करवा कर ही जाएंगे। दीदी जानती है, स्कूल का सारा खर्च मैंने ससुर जी ने दिया। अभी मेरे पास 150 बच्चे हैं। सुबह 10 से 2 बजे तक मैं स्कूल में रहती हूँ। घर की पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए मजे से स्कूल चला रही हूँ। बच्चों के भोले चेहरे देखकर, उनकी प्यारी बातें सुनकर मेरा सारा तनाव दूर हो जाता है। विशाल भी अब पहले की तरह नहीं चीखते चिल्लाते, मेरे किसी काम में अब दखल अंदाजी भी नहीं करते। एक मुख समझौता हो गया, बस ठहराव आ गया दीदी। यानी कि आपसे प्रेम के बिना भी व्यस्तता व अपने होने की सार्थकता ने रजनी को संयत कर दिया था। अलगाव या दूसरे रास्ते नए तरह का तनाव पैदा कर सकते थे। वैसे सभी के हिस्से में सारे सुख कहाँ होते हैं। जो नहीं बदल सकता था नहीं बदला। मन पर लगे घाव बार बार चोट खाकर नासूर बन रहे थे। उन पर खुरट आ गए थे। निशान तो थे ही, जो बीत गया वह लौट नहीं सकता था। बस जो समय बचा था उसे संवारा था उसने। पर यह भी तब हुआ था जब कांपती लौ को 2 हाथों की ओट मिली थी। दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।